तो मैं बात करता हूं कि सक्षमता क्या होती है। मैम हेलो बोल रही हैं सबको। तो सीपी हाँ मैम गुजरात हो उसके। तो बहुत इंतजार करा होगा सीपीसी क्लासेस ने ना। यू मस्ट बी वेटिंग फॉर सीपीसी क्लासेस। तो सीपीसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सीपीसी जब शुरू हुआ था तब भी आप लोग ऐसे कहते थे सर समझ में कम आ रहा है, सर सीपीसी कम आ रहा है, लेकिन अब देखो सीपीसी की 5-10 दिन क्लास नहीं हुई, तुमको लगा सीपीसी में सर ने क्या छोड़ दिया, लेकिन अब सीपीसी को हम वापस से उठाते हैं। मैं सक्षमता की बात करता, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा था। मान लीजिए देयर इज अ सूट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी सर जयपुर में है, एक प्रॉपर्टी कोटा में है। दो भाइयों की प्रॉपर्टी है। दो भाई हैं, सिंपल फैक्ट समझना। दो भाई हैं सर, ए और बी। दो भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है जयपुर में, एक प्रॉपर्टी है कोटा में। जयपुर वाली प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूएशन है 1,00,000 रुपए। जयपुर वाली प्रॉपर्टी। कोटा वाली प्रॉपर्टी जो है वो 50,000 रुपए की है। दोनों की अगर कंबाइन वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी होगी? 1.5 लाख की दोनों प्रॉपर्टी होगी, 1 लाख की एक प्रॉपर्टी और 50,000 की एक प्रॉपर्टी। राजस्थान में क्या होता है, पिक्यूनरी लिमिट होती है। सिविल केसेस को हर कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। एक पिक्यूनरी लिमिट होती है, एक धनीय संबंधी वित्तीय, उसकी एक परिसीमा रखी गई है। लिमिटेशन है कि जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी वही कोर्ट कर सकता है जो प्रॉपर्टी कॉम्पिटेंट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे 0 से 2 लाख तक की प्रॉपर्टी रहेगी, वो कौन करेगा? सिविल जज। 2 लाख से प्लस 5 लाख तक की प्रॉपर्टी कौन करेगा? सीनियर सिविल जज। आप लोग क्या बनेंगे? सिविल जज। आपका 7-8 साल बाद प्रमोशन क्या किस में होगा? और 5 लाख की प्लस प्रॉपर्टी है तो उसको कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हाई कोर्ट जो करता है सर, हाई कोर्ट के पास है अपील। हाई कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है। अपीलीय कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। ये राजस्थान की पिक्यूनरी लिमिट है। तुम कभी भी जजमेंट लिखोगे सिविल केसेस के अंदर तो वहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दी होगी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 2 लाख के अंदर दी हुई है तो तुमको शुरुआत में क्या लिखना है? द कोर्ट ऑफ सिविल जज। जो भी जाके भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जजमेंट लिखना है तो ऐसे लिखना है। ये वैल्यूएशन हमें पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अब एक शब्द है कॉम्पिटेंसी, उसको बोलते हैं हम लोग सक्षमता। इसके अंदर दो चीज आती है। एक होता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। जिन्होंने स्टार्टिंग क्लास ली उनको पता है विषय वस्तु संबंधित अधिकारिता क्या होती है। और एक आता है धनीय संबंधी। जहां मैं बात करता हूं जुरिस्डिक्शन की, तो जुरिस्डिक्शन 3 तरह का होता है। हर चीज का जुरिस्डिक्शन होता है सर 3 तरह का। एक होता है टेरिटोरियल, एक होता है पिक्यूनरी, एक होता है, अगर मैं अधिकारिता की बात करता हूं, एक होती है क्षेत्रीय अधिकारिता, धनीय अधिकारिता, और एक होती है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। जो धनीय और विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सक्षमता। यहां तक क्लियर है? समझते हुए चलना। तो बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। तो धूल पड़ी है उसको हटाने का जरूरी है, पहले होता है ना। अरे बुक्स को रखे रखो 10-15 दिन तक, तो हल्की सी एक लेयर जम जाती है। आ जाए हमारे एग्जाम्पल में। सर जयपुर में एक प्रॉपर्टी थी, कोटा में एक प्रॉपर्टी थी, इसकी वैल्यू 1 लाख, इसकी वैल्यू 50,000। डन। सूट फाइल 1 पार्टीज के बीच में। सूट हुआ, किसका सूट था ये? पार्टीशन का सूट था। किसका वाद था?
हमने ये रूल्स पढ़े हैं 16, 17, 18, 19 में कि जहां पे भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पे भी संपत्ति स्थित है, सूट वहां फाइल हो सकता है। तो सूट कहां फाइल हो सकता है? या तो जयपुर में कर लो या कोटा में कर लो, कहीं भी सूट फाइल कर लो। तो कोटा में सूट फाइल हुआ, सिविल जज की कोर्ट में सूट फाइल हुआ है और सूट फाइल किया कोटा में। और कौन से साल में सूट फाइल किया है? 2010 में। दिस इज सूट नंबर फर्स्ट। ये पहला सूट फाइल हुआ है 2010 में कोटा में। ये जो सूट था ये जब चला, लास्ट में ये डिक्री हो गया। जब इसकी डिक्री आई, ये डिक्री आई इसकी 2021 में जाके, 2021 में जाके क्या आई सर, इसकी डिक्री आई। और ए केस को, डिक्री आने का मतलब होता है, अगर मैं इसे लिखता हूं कि डिक्री आई तो मतलब ए केस जीत गया। और यही में अगर मैं लिखता कि डिसमिस हो गया, रद्द कर दिया है, तो सब बी केस जीत गया। फिर डिक्री आने का मतलब ए केस जीत चुका है। सूट नंबर 2 फाइल किया बी वर्सेस ए, कहां पे? जयपुर में। जो प्रॉपर्टी 2010 में 1 लाख रुपए की थी, अब वो प्रॉपर्टी कितने लाख रुपए की हो गई है? वो प्रॉपर्टी हो गई है अब 3 लाख की। अरे तुम तो पूरा 3 लाख की हो गई है। वो प्रॉपर्टी कितनी लाख की होगी जयपुर वाली? 3 लाख की। और कोटा वाली प्रॉपर्टी हो गई है, तो आपको पता है 5 लाख तक के मामले कौन सा कोर्ट लेता है? सिविल जज सीनियर डिवीजन। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ये जो पुराना कोर्ट है, यही कोर्ट इस केस को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, तो ही रेस जुडिकेटा लगेगा। क्या बताया था मैंने कि भैया यही सूट जो जयपुर में फाइल हुआ है, यही सूट अगर यहां फाइल होगा कोटा में, तो कोटा वाला कोर्ट जयपुर वाले सूट को भी ट्रायल कर सकता है। उस टाइम तो कर सकता था 2010 में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या हो गया है 2021 में, सूट वैल्यूएशन बदल चुकी है। क्या हो गया 2021 में? सूट वैल्यूएशन बदल चुकी है। पार्टी ने सूट फाइल किया, पार्टी यहां कह रही है कि रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कोर्ट ने ट्राई किया था कोटा में, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था। दोबारा थोड़ा दिमाग घूमने स्टार्ट होगा अब। रोलर कोस्टर राइड था सीपीसी। रेस जुडिकेटा कब लगता है? उसकी 5 कंडीशंस होती है। 5 कंडीशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो प्रीवियस कोर्ट है वो ट्राई कर सकता है सब्सिक्वेंट सूट भी। जो फॉर्मर कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट ट्राई कर सकता है, मतलब पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वादों का विचारण कर सकता है। आप कहोगे कि सर यहां की जो वैल्यूएशन थी टोटल कितनी थी? 1.5 लाख। लेकिन आज क्या, आज के जमाने में 2021 में जब ये सूट फाइल हुआ है जयपुर के अंदर, तो क्या ये सिविल जज क्या इस सूट को ट्राई कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि उधर वैल्यूएशन 4 लाख बन रही है अब। तो इसे तो रेस जुडिकेटा नहीं लागू होगा। फिर इसे तो लोग मिसयूज करेंगे प्रोविजन का। मिसयूज करेंगे नहीं करेंगे प्रोविजन का? बताइए मुझे कोई 5 एलिमेंट बताएगा रेस जुडिकेटा के, कौन कौन से हैं? डायरेक्ट निकालिए। मैं तुम्हें सेम पार्टीज, सेम टाइटल, कॉम्पिटेंसी बाद में, और सब्जेक्ट मैटर, और हर्ड एंड फाइनल डिसाइडेड, और कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। क्या इस कोर्ट ने हर्ड और फाइनल डिसाइडेड किया था? क्या कोटा की कोर्ट ने मामले को पूरी तरह से सुना था मेरिट्स पे? हाँ सुना था। क्या पार्टी सेम है? हाँ सेम है। क्या टाइटल सेम है दोनों की पार्टीज के बीच में? हाँ सेम है। सब्जेक्ट मैटर सेम है? जी हाँ सेम है। बात कहां पे आगे अटक रही है? कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पे, न्यायालय की सक्षमता के ऊपर। क्या कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं, उस पर पूरी बात आके अटक रही है। क्या कोर्ट कॉम्पिटेंट है? सवाल ये कहता है कि अगर पुराना वाला कोर्ट कौन सा है इसमें? फॉर्मर कोर्ट कौन सा है इसमें? कोटा। क्या कोटा वाला कोर्ट ये सूट को ट्राई कर सकता है क्या आज के जमाने, आज के टाइम पे?
नहीं कर सकता, तो मतलब फिर तो रेस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए। फिर वापस सुनो सारी पार्टीज को, फिर से वापस से सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करो, फिर से वो लो, तो ये मिसयूज नहीं हुआ लो का। इसको रोकने के लिए ये लोग लेके आए एक्सप्लेनेशन नंबर 8। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 देखिए, लिखा हुआ है एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय ए कोर्ट। ये जिस कोर्ट की बात कर रहा है वो कोर्ट कौन सा है सर? जिस कोर्ट की बात की जा रही है, लाए आप सीपीसी का डायरेक्ट, जिस कोर्ट की बात की जा रही है वो कोर्ट कौन सा है? फॉर्मर कोर्ट, पश्चातवर्ती मतलब पूर्ववर्ती न्यायालय, फॉर्मर कोर्ट है उसकी बात कर रहा है। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन सब्सिक्वेंट सूट। कैसा माना जाएगा कि सब्सिक्वेंट सूट में भी रेस जुडिकेटा है? आगे देखिए, notwithstanding that such court of limitation was not competent to try subsequent suit or which the suit was issued or subsequently decided। ये जो एक्सप्लेनेशन 8 है ये एक सेविंग क्लोज है, मतलब ये एक व्यावर्ती है। अब सेविंग क्लोज क्या होता है वो समझाता हूं। और नोट विद स्टैंडिंग जो इसने लगा रखा है, किसी उपबंध के अधीन रहते हुए भी, या किसी, क्या लिखा हुआ है, एक शब्द यूज किया होगा इन्होंने हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक शब्द यूज किया होगा एक्सप्लेनेशन 8 में, किसी बात के अधीन रहते हुए भी या किसी उपबंध के अधीन रहते हुए भी। पढ़िए एक बार, देखिए उस चीज को। एक्सप्लेनेशन 8 निकालिए सेक्शन 11 में, हिंदी में कुछ लिखा होगा, इस किसी बात के होते हुए भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है? नोट विथ स्टैंडिंग, मतलब किसी बात के होते हुए भी का क्या मतलब है? ऑल्दो सेक्शन 11 बोलता है, ऑल्दो सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 क्या बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है कि जब सूट नहीं फाइल करेंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि रेस जुडिकेटा लागू होगा, लेकिन ड्यू टू दिस एक्सप्लेनेशन रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई, और द रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई हियर बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन। होना चाहिए था रेस जुडिकेटा अप्लाई, लेकिन प्रोविजन और परिस्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये जो स्पष्टीकरण 8 इन्होंने लेके आए, एक्सप्लेनेशन 8 लेके आए, इसकी वजह से कोई पार्टी ऐसे लूप होल नहीं बना सकती प्रोविजन के अंदर। फिर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा तो फिर फायदा क्या है? जो मैटर कोर्ट ने ऑलरेडी सुन लिया है, क्या उसके ऊपर कोर्ट दोबारा सुनेगा क्या? जस्ट बिकॉज लैप्स ऑफ टाइम हो गया है भाई, समय के बाद हुआ है, वैल्यूएशन तो बढ़ेगी ना प्रॉपर्टी की। 10 साल में वैल्यूएशन तो बढ़ेगी। 1 लाख की प्रॉपर्टी आज 3 लाख की हो गई है, 50,000 की प्रॉपर्टी 1 लाख की हो गई है। अगर वैल्यूएशन बढ़ रही है, उसका मतलब ये थोड़ी कह सकते हैं आप कि नहीं रेस जुडिकेटा नहीं लागू होगा। रेस जुडिकेटा तो लगेगा, क्योंकि ऐसे क्या करेगी फिर पार्टी? मिसयूज करना स्टार्ट कर देगी प्रोविजंस का। मिसयूज होगा नहीं होगा फिर प्रोविजंस का? बताओ, एक कोर्ट को सुन लिया है पार्टी ने, जब कोर्ट ने उसको पूरी तरह सुन लिया तो कोर्ट ने 2010 से 2021 11 साल में फैसला दिया है। अब तुम चाह रहे हो वापस से उस प्रॉपर्टी को फंसा देना। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई थोड़ी सी? क्या रेस जुडिकेटा लागू होगा या नहीं लागू होगा? बताइए मुझे। होगा। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, रेस जुडिकेटा लागू होगा। सीपीसी हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई, याद है आप लोगों को? जुलाई, अगस्त, सितंबर, थोड़ी सी क्लासेस पीछे चल रही है, इसको खींचते हैं, खींच दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, former court should be competent, former court should be competent to try subsequent suit, former court should be competent to try subsequent suit or such issue, or such issue which has been in, or such issue which has been in, or such issue which has been in subsequent suit, which has been in subsequent suit। लिखिए इसमें, पूर्ववर्ती न्यायालय, पूर्ववर्ती न्यायालय, पश्चातवर्ती, पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने में
पश्चातवर्तीवाद का विचारण करने में सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। आगे लिखेंगे, यहां पे एक शब्द यूज किया इन लोगों ने, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। एक्सप्लेनेशन 8 में देखिए, सीमित अधिकारिता रखने वाले न्यायालय। तो सर बताइए मुझे ये बात, इधर देखिए एक बार। अब जो सिविल जज था, इसकी सीमित अधिकारिता थी या नहीं थी? बताइए, क्या इसकी सीमित अधिकारिता है? क्या हम इस कोर्ट को सीमित अधिकारिता वाला बोल सकते हैं? क्या हम इसको, इस कोर्ट को कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं? ये बात बोली जा रही है कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। लिखिए इसमें, आगे लिखिए, हियर द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मींस, यहां सीमित अधिकारिता से तात्पर्य है कि, हियर द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मींस, हियर द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मीन, यहां सीमित अधिकारिता से तात्पर्य है कि, तात्पर्य है कि वह न्यायालय धनीय संबंधी अधिकारिता के संदर्भ में सीमित है, धन्य संबंधी अधिकारिता के संदर्भ में सीमित है। क्या लिखवाया है इंग्लिश में? means that such court having limited jurisdiction, such court having limited jurisdiction for the purpose of pecuniary jurisdiction, and due to the lapse of time, the court cannot try subsequent suit, परंतु समय के गुजर जाने के कारण वह न्यायालय पश्चातवर्तीवाद का विचारण नहीं कर सकता, and res judicata would not apply on the subsequent suit, विचारण नहीं कर सकता, और पश्चातवर्तीवाद में पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, और पश्चातवर्तीवाद में पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, और पश्चातवर्तीवाद में पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, और पश्चातवर्तीवाद में पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। However, however in this situation, हालांकि इस परिस्थिति में, in this situation, explanation 8 of section 11, इस परिस्थिति में स्पष्टीकरण 8 धारा 11, explanation 8 of section 11 come to the rescue, स्पष्टीकरण 8 धारा 11 प्रावधान के मूल उद्देश्य को बचाने का, प्रावधान के मूल उद्देश्य को बचाने के लिए, इसे 1976 में जोड़ा गया, इसे 1976 में जोड़ा गया to rescue the principle of res judicata, the principle of res judicata. This provision has been added in This provision has been added in 1976 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
उपयुक्त उदाहरण में इन द गिवन अबो एग्जांपल जो डायग्राम बनाया होगा ना आप लोगों ने, उपयुक्त उदाहरण में पश्चातवर्तीवाद को इन द गिवन एग्जांपल द सब्सिक्वेंट सूट वाज फाइल्ड इन जयपुर। पश्चातवर्तीवाद जयपुर में संस्थित किया गया था। पश्चातवर्तीवाद जयपुर में संस्थित किया गया था। परंतु कोटा का न्यायालय इसे पूर्व में ही सुनकर विनिश्चित कर चुका था। पूर्व में ही सुनकर विनिश्चित कर चुका था। However, the court in Kota has heard and finally decided the same subject matter earlier. This explanation 8, ये स्पष्टीकरण 8, this explanation 8 creates a legal fiction over here. ये स्पष्टीकरण 8 एक विधिक उपधारणा तैयार करता है, creates a legal fiction over here, जिसके माध्यम से by which the court of Kota jurisdiction is still competent to try subsequent suit. जिसके माध्यम से कोटा का न्यायालय पश्चातवर्तीवाद या पश्चातवर्तीवाद के विचारण के लिए सक्षम है। समझ में आई बात? एक्सप्लेनेशन 8 ने क्या किया है? व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 8? स्पष्टीकरण 8 का क्या इम्पैक्ट है? अगर वो नहीं होता तो सर फिर वापस से वो सेम प्रोसीजर अपनाई जाती। एक लाइन और लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन 8 इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड रीजनेबलनेस। एक्सप्लेनेशन 8 is based on justice, equity and reasonableness. स्पष्टीकरण 8 न्याय, साम्यता व युक्तियुक्त सिद्धांतों पर आधारित है। जस्टिस, इक्विटी एंड रीजनेबलनेस, क्योंकि देखो रीजनेबल चीज तो यही होगी ना। अगर विद द टाइम, समय निकलने के बाद अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ जा रही है तो उसमें एक ही क्या गलती है? आप बताइए। अगर कोई पार्टी ने सूट फाइल किया था तो उसने ए ने तो सही सूट फाइल किया था, अब एक ही क्या गलती है? तो ये जो प्रोविजन है, ये जो लिमिटेड कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट मैटर भी आ सकता है। ठीक है ना? एक लाइन और लिख दीजिए। सीमित अधिकारिता के अंतर्गत विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता भी सम्मिलित की जाएगी। सीमित अधिकारिता के अंतर्गत विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता भी सम्मिलित की जाएगी। लिखिए इसमें, The court of limited jurisdiction also includes 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 the court of subject matter jurisdiction. The court of subject matter jurisdiction. The court of subject matter jurisdiction. डन? आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ये प्रोविजन समझ में आया? अब मैं तुमको एक सब्जेक्ट मैटर का एग्जांपल दूं। भाई पिक्यूनरी तो हमने देख लिया। अरे ये जो पूरा मैटर लिखवाया मैंने, ये तो पिक्यूनरी है ना। कल को सब्जेक्ट मैटर हुआ तो उसका भी समझ ले एक बार।
क्या सब्जेक्ट मैटर पे भी तो लगता है ना जो रेस जुडिकेटा। जैसे मान लीजिए लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर। या मान लीजिए फैमिली कोर्ट मान लें हम लोग, फैमिली कोर्ट लेते हैं, लेबर कोर्ट को छोड़ो, फैमिली कोर्ट लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ पॉइंट्स थे, डाइवोर्स का पॉइंट था, इनके बीच में इनके बीच में जो पॉइंट था वो था कस्टडी का, कि बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, और मेंटेनेंस का भी पॉइंट था। कोटा की कोर्ट में, अब आपको पता है कि फैमिली कोर्ट में जहाँ पार्टी शादी, जहाँ पे शादी सोलोमनाइज हुई हो, जहाँ पे शादी संपन्न हुई हो, वहां भी केस फाइल हो सकता है, या फिर जहाँ पे साथ में रहे हो लास्टली वहां पे भी केस हो सकता है। तो मान लीजिए पार्टीज की शादी जयपुर में हुई थी, बट दे हैव रिजाइडेड इन कोटा, वो कोटा में रहती थी। ये बात समझ में आई। कोटा में केस फाइल होता है, फैमिली कोर्ट में, कुटुंब न्यायालय में वाद संसित किया जाता है, फैमिली कोर्ट में सूट फाइल होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, फैमिली कोर्ट में सूट फाइल होता है, सूट फॉर डाइवोर्स, कस्टडी एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो मैटर है ये यहाँ पे चलता है। ये मैटर चला था सर अपना 2010 में, ठीक है ना सर, मैं पुरानी बात करता हूँ, 2010 में चला था फैमिली कोर्ट के अंदर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, कस्टडी और मेंटेनेंस सब ग्रांट कर दिया कोर्ट ने, और समय लग गया वही 2015-16 के आसपास का। वाइफ ने एक और सूट फाइल कर दिया, बीच में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ सर, कानून में बदलाव आ गया और कोर्ट ने बोल दिया कि अब फैमिली कोर्ट हम कर रहे हैं समाप्त। क्या कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट को कर रहे हैं द एंड, गेम ओवर, अब से आगे से कोई फैमिली कोर्ट नहीं होगा, आगे से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ही फैमिली कोर्ट को भी देखेगा। बात समझ में आई। और इसने 2016 में जब ये लॉ आया नया, 2016 में इसने फैमिली कोर्ट की जगह किसमें, कहां सूट फाइल किया। अब आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है, क्या फैमिली कोर्ट का जब ये सूट पहले फाइल हुआ था, क्या इसका जुडिक्शन है क्या वो वाला, नहीं है। तो कल को अगर लॉ में भी चेंज हो जाता है, लॉ में भी चेंज हो जाता है विद द लैप्स ऑफ टाइम, तो भी क्या होगा सर, तो भी ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है और रेस जुडिकेटा लागू होगा। बात समझ में आ रही है। अगर इस कोर्ट ने हर्ड और फाइनल डिसाइडेड किया है, देयर इज 5 एलिमेंट्स जो सबको पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। आपको कभी भी रेस जुडिकेटा लागू होगा नहीं लागू होगा, इसको अगर एलिमेंट्स चेक करने तो 5 एलिमेंट से पूरा है। पार्टी सेम होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, भाई फैमिली का मैटर है, टाइटल कोर्ट ने हर्ड और फाइनल डिसाइडेड किया है, और फॉर्मर कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू हर्ड सब्सिक्वेंट सूट। भाई पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को सुनने के लिए सक्षम है तो रेस जुडिकेटा लगेगा। समझ में आई। अब मतलब समझते हैं, मतलब समझते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन लिखिए, सीमित, सीमित विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, सीमित विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, the civil court has the civil court has broad jurisdiction with respect to the civil court has broad jurisdiction with respect to maintainability of the suits, maintainability of the suits, सिविल न्यायालय के समक्ष, सिविल न्यायालय के समक्ष, सिविल न्यायालय के समक्ष वादों का विचारण करने की व्यापक शक्ति है, सिविल न्यायालय के समक्ष वादों का विचारण करने की व्यापक शक्ति है, व्यापक शक्ति है। however, however, however,
Civil code does not interfere with, however, civil code does not interfere with subject matter jurisdiction. परंतु सिविल न्यायालय विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु सिविल न्यायालय विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करती। हस्तक्षेप नहीं करती। हस्तक्षेप नहीं करती। आगे लिखिए। परंतु यदि किसी विधि के बदल जाने से, यदि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता सिविल न्यायालय को दी जाती है, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता सिविल न्यायालय को दी जाती है, तो भी इस प्रावधान का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करेगा। तो भी इस प्रावधान का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करेगा। However, by the lapse of time, if there is any change in law, then also it does not hamper the provision of res judicata, by the virtue of this explanation. यहां तक क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए, अच्छी बात है, वेरी वेल। हेडिंग डालिए, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, पर ये अपना लास्ट एलिमेंट चल रहा है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। पार्टीज भी हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, टाइटल हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया, अब लास्ट क्या है सर? हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हेडिंग डालेंगे प्लीज। न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित किया। ये क्या होता है, उसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझिए। देखिए सर, एक शब्द आएगा, मैं आपको डिग्री की डेफिनेशन अभी मैंने नहीं लिखवाई है, लिखवा दूंगा वो मैं। तो क्या है ना, पहले कंसेप्चुअल काम हो जाए, फिर थ्योरेटिकल काम हो जाए। हर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सुनने का मतलब होता है कि कोर्ट ने किसी भी चीज को किसी पे सुना है, मेरिट्स पे, मतलब उसके गुणागुण के आधार पर उसको सुना गया है। अगर किसी भी चीज को गुणागुण के आधार पर सुना गया है, तो आप कहते हो कि उसको हर्ड है, उसको सुना गया है। ओडेल्टन पार्टम, यही ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सारे रूल्स। तो जनरली क्या होता है कि जब आप हर्ड तब माने जाएगा उसे, जब आपने उसको मेरिट्स पे सुना है। मेरिट्स का मतलब भी यही होता है कि पार्टीज को, मेरिट्स का क्या मतलब है, मेरिट्स का टेक्निकली मतलब क्या होता है? मेरिट्स का मतलब होता है कि दोनों पार्टी से साक्ष्य लिए गए हैं, दोनों पार्टी से एविडेंस लिए गए हैं। अगर दोनों पार्टीज ने एविडेंस दिए हैं तो हम क्या कहेंगे उसे? मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने खतरनाक एविडेंस रख दिए कि पार्टी भाग गई, होता है कोर्ट में साहब, आती नहीं, कंटेस्ट नहीं करती, वकील साहब भी नहीं आ रहे, न पार्टी आ रही है। और इस मामले में क्या हुआ है सर, डिफेंस ने कुछ एविडेंस नहीं दिए हैं, तो कोर्ट वेट तो करेगी ना। कोर्ट वेट करेगी कि भाई एक और तारीख दी जाती है, एक और तारीख दी जाती है। फिर कोर्ट क्या लिखेगी अपने ऑर्डर शीट में? डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी, मौका दिए जाने के पश्चात भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, और यहां से क्या हो रहा है, अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है।
एक पक्ष कहोगे ना, डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी द पार्टीज डज नॉट अपीयर, द पार्टीज डज नॉट वांट टू कंटेस्ट द केस। सो लेकिन उसने रिटर्न स्टेटमेंट तो दिया है ना सर। रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी चीज उसने एडमिशन में करी है, जो भी उसने लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट में, ऑन दैट बेसिस कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे लेगा। कोर्ट क्या करेगा, उसने उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसी को क्या ले लेगा, डिफेंस एविडेंसेस, और इसी के बेसिस पे कोर्ट क्या कर देगा। इसको भी तुम हर्ड और डिसाइडेड मानना। ये हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बहुत जरूरी है बहुत सारे केसेस के लिए। जैसे मैं आपको केसेस बताता हूँ, आप मुझे बताना कि ये क्या ये हर्ड सुना गया या अभी निश्चित किया गया, ये वहां पे होगा या नहीं होगा, तुम लोग बताना। मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वही बताना मुझे। जिसने क्लास नहीं ली है मैं उसको तो मैं नहीं बोल सकता ना, लेकिन जिन्होंने ली मैं उनसे पूछूंगा। आप दोनों ने क्लास ली है, पूजा, स्वाति, मीनू, मुझे बताइए क्लास ली है। यहाँ पे प्लेन फाइल हुई थी सर, ए और बी के बीच में केस था। रिटर्न स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, प्लेंटिफ एविडेंसेस, डिफेंड एविडेंसेस। लेकिन सर इस मोमेंट पे आके दोनों पार्टीज एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेती है, सेटलमेंट हो जाता है इनके बीच में, जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता, जिसको भी तुम लोग समझा चाहे। और कोर्ट ऑन दैट बेसिस, इस एग्रीमेंट के बेसिस पे कोर्ट क्या करता है, एक कोर्ट क्या पारित कर देता है एक। आप बताओ ये जो डिक्री है क्या इसको हर्ड और फाइनली डिसाइडेड समझा जाएगा, क्या इसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड समझा जाएगा, क्या इसको सुना और अंतिम रूप से अनिश्चित किया गया, ये सुना, ये समझा जाएगा। वुड यू कंसिडर दैट। एविडेंस तो लिए ना, लेकिन एविडेंसेस तो लिए ना, हाँ यस, वेरी गुड। मेरिट्स में थोड़ी डिसाइड किया है कोर्ट ने, क्या कोर्ट ने खुद से डिसाइड किया है, नहीं। पार्टीज को ये रियलाइज हो जाता है एविडेंसेस देने के बाद में कि भैया हम भी दो दो रिलीफ तुझे मिलेगा तो दो रिलीफ मुझे मिलेगा, मतलब न तो तू पूरी तरह जीतेगा ना मैं पूरी तरह जीतूंगा। हो सकता है ना कि दो दो इश्यूज कोर्ट उसके फेवर में डिसाइड करे, दो तेरे फेवर में डिसाइड करे, क्या पता पार्टीज एक एग्रीमेंट पे आ जाए। हो सकता है ना, नहीं हो सकता ऐसा। एक बार ऑर्डर 36 निकालिए, ऑर्डर 36, ऑर्डर 36 स्पेशल केस होगा इसका नाम, विशेष मामला। निकालिए 36। लिखा हुआ है, मैं एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग स्टेटिक सच क्वेश्चन, लिखा हुआ है ना। ऐसा लिखित करार कर सकेंगे। तो स्पेशल केस में क्या कर रहे हैं पार्टीज, एक एग्रीमेंट कर रही है, एक करार कर रही है, लिखित करार कर रही है, पक्षकार एक लिखित करार कर रहे हैं, और पार्टीज अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रही है केस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा हो सकता है। तो सर ये जो डिग्री होगी ना, कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री, इसको क्या कहते हैं, सम्मति से साथ या समझौते के साथ कंसेंट डिग्री है ये। एक बार निकालिए ऑर्डर, ऑर्डर 23 रूल 3AB, वेरी गुड। ऑर्डर 23 रूल 3AB निकालिए। ऑर्डर 23 रूल 3 निकालिए, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट दिख रहा है आपको इसमें। रूल 3 के अंदर आप देखिए, अंदर इसमें देखिए 3A में देखिए, 3A में सॉरी, रूल 3A में देखिए, बार टू सूट, वाद का वर्जन, मतलब अगर पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या समझौता कर लिया है या कंसेंट ले ली है, तो सर क्या नहीं होगा, कोई दूसरा सूट फाइल नहीं होगा। तो सवाल ये क्या रेस जुडिकेटा लागू होगा यहाँ पे, रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, लेकिन पार्टीज को दूसरा सूट फाइल करने से जो प्रोविजन रोक रहा है वो है स्टॉपल, वो है विबंध। ऑर्डर 23 रूल 3A इसको रोक रहा है कि पार्टी नया सूट नहीं फाइल करेंगी। अगर पार्टीज ने कोई कंसेंट, देखिए
रेस जुडिकेटा क्यों नहीं लगा यहाँ पे? क्योंकि हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं है। रेस जुडिकेटा तो नहीं लगेगा ना, तो क्या लगेगा? सवाल आ सकता है आपसे, सवाल मैं पूछूंगा, अब मैं खुद पूछूंगा टेस्ट में। Whether in case of consent or compromise decrees, whether res judicata will apply or not. तो फिर आपको रीजंस भी लिखना है कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो भी आपको बताना है। तो हर्ड और फाइनाइट हेड मतलब ये होता है। एक और शब्द है अबेट, उपशमन, उसको पढ़ो आप। ऑर्डर 22 निकालिए प्लीज एक बार। पहले ये लिख लीजिए, हर्ड और फाइनल डिसाइडेड लिखवाया ना मैंने आपको, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। पहले थोड़ा लिख लेते हैं, फिर मैं और समझाऊंगा आपको, वरना बहुत होच पोच हो जाएगा। लिखिए इसमें, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मीन्स, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मीन्स where the court where the court heard the case on merits, where the court heard the case on merits, heard the case on merits, and taking evidences from both the parties, and taking evidences from both the parties. On such evidences, on such evidences, on such evidences, court has decided the matter. On such evidences, court has decided the matter. Court has decided the matter. On such basis, the court has decided the matter. हिंदी मीडियम वाले लिखिए, यहां सुना गया और अभिनिश्चित, क्या क्या था वो लाइन? यहां, एक सेकेंड, यहां सुना गया और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया से तात्पर्य है कि, यहां सुना गया और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया से तात्पर्य है कि, न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर, न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर किसी बात को सुना गया हो, किसी बात को सुना गया हो और किसी बात को सुना गया हो और दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य लिए गए हों और उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विनिश्चित किया हो, और उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विनिश्चित किया हो, और उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विनिश्चित किया हो। हेडिंग डालेंगे कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री, सम्मति या समझौते द्वारा प्राप्त की गई डिक्री, सम्मति या समझौते द्वारा प्राप्त की गई डिक्री। कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री, सम्मति या साक्ष्य द्वारा या समझौते द्वारा प्राप्त की गई डिक्री। ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए प्लीज। क्वेश्चन लिखिए, whether res judicata would apply on consent और कॉम्प्रोमाइज डिक्री। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत कंसेंट, सॉरी, सम्मति या समझौते डिग्री पर लागू होगा? क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत सम्मति या
समझौते वाली डिग्री पर लागू होगा। whether the principle of res judicata would apply upon consent or compromise decree। इसमें लिखिए in the case of consent decree, in the case of consent decree, in the case of consent decree, the decree is passed by the court, the decree is passed by the court on the basis of compromise, on the basis of compromise, on the basis of compromise। पक्षकारों द्वारा दी गई सम्मति के आधार पर डिक्री, पक्षकारों द्वारा दी गई सम्मति के आधार पर डिक्री न्यायालय द्वारा समझौते पर दी गई है, न्यायालय द्वारा समझौते पर दी गई है तथा यह साक्ष्य के ऊपर आधारित नहीं है, and it is not based on evidences, therefore a consent decree cannot be said to be heard and finally decided। इसलिए सम्मति द्वारा पारित की गई डिक्री को न्यायालय द्वारा सुना या अंतिम रूप से विनिश्चित किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। and hence cannot be said to be heard and finally decided तक हो गया था ना, and hence res judicata would not apply, और इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, किसी पश्चातवर्ती वाद पे would not apply upon a subsequent suit। लिखिए परंतु आदेश 23 नियम 3A, however order 23 rule 3A expressly puts the bar upon subsequent suit, हालांकि आदेश 23 नियम 3A विवक्षित रूप से किसी नए वाद को लाने पर पक्षकारों को वर्जित करता है, and that bar is based upon principle of estoppel, और यह वर्जन विबंध द्वारा किया गया है, क्वेश्चन लिखिए प्लीज, क्वेश्चन लिखेंगे whether res judicata would apply on abatement of suits, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत उपशमन हो गए वाद पर भी लागू होगा,
उपशमन हो गए बात पर भी लागू होगा, उपशमन हो गए बात पर भी लागू होगा, उपशमन हो गए बात पर भी लागू होगा। अब अबेटमेंट क्या होता है ये सुनिए सर। फिर ऐसा है कुछ कुछ चीजों का प्रभाव इफेक्ट पड़ता है, जैसे पार्टीज की इन बिटवीन डेथ हो गई, किसी भी एक पार्टी की डेथ हो गई, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आना पड़ेगा ऑन दैट मैटर। थोड़ा सा अब मैं ऑर्डर 22 में हल्का सा एग्जिस्ट दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने 23 का हल्का सा बताया आपको कि 23 क्या चीज करता है, अलग अलग बात करता है, विड्रोलो की बात करता है या फिर इसकी बात करता है। मैं हल्का सा आपको जिस्ट देना चाहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू अबेटमेंट ऑफ सूट। वाद कब कब उपशमन हो जाते हैं। अबेट का मतलब होता है खत्म, उपशमन का मतलब होता है बिल्कुल एंड, दी एंड। कोई भी सूट खत्म होने, उपशमन का मतलब क्या होता है, उपशमन का मतलब ये होता है कि एंड ऑफ लिटिगेशन हो गया है उसका, ये मतलब मुकदमेबाजी का अंत हो गया है। अबेटमेंट मतलब ये, उपशमन मतलब एंड ऑफ लिटिगेशन हो गया, पूरा कोई सूट नहीं है अब। अब होता क्या चीज है इसको समझते हैं अब का। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये आरजेएस के उसमें आया है आर्टिकल 121, आरजेएस मेंस में आया है, अबेटमेंट ऑफ सूट के रिगार्डिंग लिखना था, उसमें टाइम पीरियड लिखना था कि भाई समय कब से स्टार्ट होगा। आर्टिकल 121 आई बिलीव, जो मुझे लगता है आर्टिकल 121 ही है। कौन सा आर्टिकल है बताइए, अरे कौन सा आर्टिकल है लिमिटेशन का, बताइए कौन सा आर्टिकल है। केसेस नहीं खुलने चाहिए डायरेक्ट। नहीं हो रहा है तो छोड़, मैं ऐसे बात दिखा देता हूँ आपको। दो आर्टिकल हमें देखने हैं, एक देखना है हमें, ये जो मेंस में तो ये आया था, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट जो होती है, एप्लीकेशन टू सेट असाइड अबेटमेंट ऑफ सूट, कितना दिन का टाइम है इसमें, 60 डेज का टाइम होता है। अभी कब लगती, कैसे लगती, मैं आपको हल्का से बहुत बता देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए और फोकस कीजिएगा, समझ में आएगा। सर दो पार्टीज में सूट चल रहा था, ए वर्सेस बी में, ठीक है ना सर। यहाँ पे प्लेंट फाइल हो गई थी, इधर रिटन स्टेटमेंट आ गया था, इधर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए थे, इधर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हो गए थे। लेकिन इस स्टेज पे क्या होता है, एक ही डेथ हो जाती है सर, मतलब प्लेंटिव एक्सपायर हो गया। आर्टिकल 120 पिक्चर में आता है, आर्टिकल 120 बोलता है कि 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर क्या करना है सर, जिस दिन डेथ हुई सर उसका क्या करना है, ये सूट किस में चला जाएगा 90 दिन के लिए, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन। मतलब जितनी भी कार्रवाई है ना नेक्स्ट 90 डेज के लिए, अगले 90 दिन के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी इस सूट में। इस 90 दिन में क्या क्या करना होता है सर, इस 90 दिन में सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग अभी सूट में नहीं की जाएगी जब तक ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो आके जुड़े नहीं, उसके पास 90 दिन का समय है, वो आके जुड़ेगा, ठीक है ना, वो आके क्या करेगा, जुड़ेगा। जब तक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते तब तक 90 दिन तक सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब होता है कि जितनी भी कार्रवाई है वो सारी क्या हो गई है, स्थगित हो गई है। और वो स्थगित अवस्था है, जो कहते हैं ना शुष्क अवस्था, तो केस की वो शुष्क अवस्था है कि 90 दिन तक कोई काम नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कुछ भी
नथिंग विल टेक प्लेस इन दैट शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। 90 दिन पार्टी को, इस टाइम पे पार्टी को क्या करनी है, कि एप्लीकेशन लगानी है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको बनना है। ये बात समझ में आई? मान लीजिए 90 दिन बाद भी अगर कोई नहीं आया तो सर बी क्या करेगा, बी एक एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट उस एप्लीकेशन क्या करेगा, सूट को अबेट कर देगा। अबेट मतलब खत्म, उपशमित कर देगा कि चलो अब कोई नहीं आ रहा। भाई कोई आ ही नहीं रहा तो फिर किस बात का सूट है? ये बात समझ में आई? भाई इफ नो वन इज कमिंग, इफ नो वन इज कमिंग, वो सूट किस बात का है? इस कोई सूट है क्या? इफ नो वन इज कमिंग तो फिर तो कोई सूट बचा नहीं, तो सूट को क्या कर दो, उपशमित कर दो, खत्म करो उसे। आरजेस में क्या पूछा वो समझिए, आरजेस में भी क्या पूछा गया वो समझिए कि सर ये जो ये जो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब अबेटमेंट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, क्या आप इसको कहोगे कि ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हुआ है? क्या आप इसको कहोगे कि ये पूरी रूप से सुना गया है? नहीं सुना गया ना, पार्टी भर गई उसको, क्या कहाँ सुना कोर्ट ने, सुना क्या? लेकिन नया नया सूट फाइल हो सकता है क्या इसके बेसिस पर? नया सूट भी फाइल नहीं होगा क्योंकि 22 नोस को रोकता है। और 22 रूल 9 अभी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। क्लाइमेक्स से आते आते ना तुम लोग इधर उधर लग जाते। तो थिंग इज, सवाल ये आया कि अबेटमेंट की जो आपका जो सेट, इसको क्या करना है, सेट असाइड करना है। मतलब इसको जो ऑर्डर है इसको क्या करना पड़ेगा, सेट असाइड का मतलब होता है हटाना, अपास्त करना। भाई साहब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सूट हो गया खत्म हमारी तरफ से, तो लेकिन एक का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो भाई मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया रहता था, वो आया बेचारा जैसे तैसे करके, उसने सूट तो फाइल करूंगा ही, पिताजी की अंतिम इच्छा थी, सूट तो फाइल करना ही है। अब वो आया, जब भी आया तो सेट असाइड, अबेटमेंट फॉर सेट असाइड के लिए वो जो ऑर्डर है उसको अपास करने के लिए उसको एप्लीकेशन लगानी है। कब से लगानी है, सवाल ये था कि कब से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, जिस दिन ये आदेश आया उसके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया? ये आर्टिकल 120 है 90 दिन, और ये 60 दिन कौन सा है, यही है। भाई रेजुडिकेटर तो नहीं लगेगा, लेकिन तुमको अबेटमेंट समझाया मैंने आज की क्लास में। समझ में आ गया ना, 60 दिन में जाना है, और 60 दिन में नहीं जाओ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर 5 में चले जाओ फिर, ऑर्डर 5 के सॉरी सेक्शन 5 में लिमिटेशन में डिले कंडोनेशन करा लो, विलंब के लिए क्षमा, डिले कंडोन करा लो अपना, और क्या, कुछ नहीं है। देखिए सूट फाइल करने के लिए वो टाइम जो पीरियड है वो स्ट्रिक्ट है, बाकी एप्लीकेशन लगाना है, अपील लगानी है, अगर उसमें डिले होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप रीजन शो कर देगा ना पार्टी, भाई मैं फॉरेन था, विदेश में था, कोविड के टाइम एक्सपायर हुए थे, अब तो मैं कैसे आता 2 साल 3 साल तक, बता सकता है ना वो। ये समझ में आ गई मुद्दे की बात? आसान है, लिख लीजिए इसमें। ये डायग्राम बनाइए और डायग्राम के नीचे ही मैं लिखवाऊंगा, इसी डायग्राम के ऊपर। कल लिमिटेशन का ब्रेक भी लेके आना, ठीक है ना? ऑल्सो ब्रिंग द बैरेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि सीपीसी लिमिटेशन साथ ही पढ़े जाते हैं, ये कॉलेज में भी साथ ही आते हैं, दिन का पेपर ना साथ ही आता है ना पेपर। बताओ हम लिमिटेशन खत्म कराने में 30 क्लास लेते हैं, ऐसे क्या ऐसा क्या लिमिटेशन पढ़ाते हैं हम लोग? 30 क्लास। लास्ट टाइम कितनी क्लास हुई थी? 25 क्लास हुई थी ना शायद वहां पे, 27 हो गई थी देखो आप, और उसमें भी लास्ट के 2-3 सेक्शन बच गए थे ना, एडवर्स पोजीशन बच गया था उसमें। तो इतना डिटेल में जाएंगे तभी बेटा कुछ हो पाएगा जीवन का आधार। पर 1.5 साल में अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर अच्छी चीज कर लो, और क्या, फिर कोई सी एग्जाम है फिर तुम निकाल दोगे उसे। बट 1-1.5 साल का जो समय है ना, नेक्स्ट आरजेस आपका टारगेट होना चाहिए, मन में गार्ड मान लो कि अगला आरजेस जो होगा वो मेरा है। अगर आपके अंदर वो पागलपन आ जाएगा ना, जिस दिन 5 मिनट के लिए भी किसी दोस्त के पास जा रहे हो तो उसके भाई बोल रहे भाई आधे घंटे का टाइम लेके जाओ, भाई आधे घंटे में वापस आना है, दिमाग पे एक लिमिटेशन रखना स्टार्ट कर दो। वो पागलपन नहीं लेके आओगे ना, तब तक उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा।
वो पागलपन होगा तो ही वहां पे नाम आएगा। जो टॉपर्स होते हैं ना उनमें और एक सामान्य छात्रों में, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनमें और सामान्य छात्रों में यही अंतर होता है बस। उनमें पागलपन होता है कुछ बनने का, कुछ करने का, और वो जब तक ये दिमाग में वो पागलपन ना आ जाए कि नहीं बन के ही रहना है भाई, सब तब नहीं रहना, तब तक। करे शुरू, लिखिए इसमें द जनरल रूल इज दैट, द जनरल रूल इज दैट, सामान्य नियम यह है कि, सामान्य नियम यह है कि, द जनरल रूल इज दैट, सामान्य नियम यह है कि the suit will be kept in suspended animation, the suit will be kept suspended animation। सामान्य नियम यह है कि वाद 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 स्थगन के रूप में सजीव रहेगा, स्थगन के रूप में सजीव रहेगा, स्थगन के रूप में सजीव रहेगा। मतलब वाद तो जिंदा है लेकिन वो स्थगित है। सही सही शब्द निकाला ढूंढ के। स्थगन के रूप में क्या रहेगा? सजीव। कैप्टन सस्पेंडेड एनिमेशन, इट मीन नो प्रोसीडिंग विल टेक प्लेस विद इन 90 डेज। इससे तात्पर्य है कि, इससे तात्पर्य है कि, इससे तात्पर्य है कि वाद में कोई भी प्रक्रिया अगले 90 दिन के लिए नहीं की जाएगी। वाद में कोई भी प्रक्रिया अगले 90 दिन के लिए नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, जब तक कि, जब तक कि, जब तक कि जब तक कि एक का विधिक प्रतिनिधि वाद में नहीं जुड़ जाए, जब तक कि एक का विधिक प्रतिनिधि वाद में ना जुड़ जाए। unless the legal representative A, unless the legal representative of A can unless the legal representative A join this join such suit, join such suit, join such suit, the legal representative have to apply for substitution. The legal representative of the A have to apply for substitution ए के विधिक प्रतिनिधि को, ए के विधिक प्रतिनिधि को जब जब क्या कहाँ लिखा था? ए का प्रतिनिधि वाद को वाद में ना जोड़ा जाए, वाद में ना जोड़ा जाए, वाद में ना जोड़ा जाए। आगे लिखिए, ए के विधिक प्रतिनिधि को, ए के विधिक प्रतिनिधि को स्वयं को प्रस्तापित करने के लिए, स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन करना होगा, स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन करना होगा, स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन करना होगा। आगे लिखिए, इफ दे डू नॉट पुट द एप्लीकेशन विद 90 डेज, यदि वो 90 दिन के भीतर आवेदन नहीं करते हैं, यदि वो 90 दिन के भीतर आवेदन नहीं करते हैं, then on the expiry of 90 days, then on the expiry of the 90 days, the suit will abate automatically, the suit will abate automatically, the suit will abate automatically। यदि वो आवेदन नहीं करते हैं तो वह वाद स्वयं ही उपशमित हो जाएगा, स्वयं ही उपशमित हो जाएगा, तो वह वाद स्वयं ही उपशमित हो जाएगा। एक बार यार लिमिटेशन का डायरेक्ट है क्या आपके पास? फोन में देखना पड़ेगा ना, उसमें तो पीडीएफ नहीं खुलता। एक बार देखिए 121 में स्टार्टिंग डेट क्या कहां से है, मुझे बताइए एक बार। इसलिए इसको सवाल को पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ हाईकोर्ट ने सवाल क्यों पूछा होगा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। 121 निकालिए, देखिए जो अबेटमेंट हो रहा है ना, वो कोई कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 90 दिन खत्म,
सूट अब ऑटोमेटिक अबेट। यहाँ पे लिखा हुआ है 121 में, देखिए आप 121 का थर्ड कॉलम देखिए, किस दिन से टाइम स्टार्ट होगा। देखिए थर्ड कॉलम में क्या बताया हुआ है कि टाइम कब से स्टार्ट होगा, द डेट ऑफ अबेटमेंट। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है कोर्ट का, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, डायग्राम में चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका मतलब ये, द डे 90 days expired the suit will abated automatically, the suit shall abated automatically। 90 दिन होते ही बात क्या हो जाएगा, अपने आप उपशमित हो जाएगा। इसीलिए पूछा इन लोगों ने, समझ में आया। अबेटमेंट का कोई ऑर्डर नहीं आता है। अब आरजेस ने क्यों ये सवाल पूछा, अब समझ में आ गया होगा ना ये सवाल को क्यों पूछा गया, क्योंकि देखिए विड्रॉल का ऑर्डर आता है, सबके ऑर्डर है, लेकिन अबेटमेंट ऑटोमेटिकली होता है। तो जो भी बच्चे लिख के आए हैं अबेटमेंट का कोर्ट का ऑर्डर होगा, वहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे नहीं, जिस दिन से 90 दिन खत्म उस दिन से ऑटोमेटिकली सूट अबेट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना, डायग्राम में थोड़ा चेंज कर लेना। मेरे पास डायरेक्ट नहीं था ना वो, उस वजह से मैं इसको देख नहीं पाया, देयर वाज अ स्लाइट कंफ्यूजन इन माय माइंड। वो क्लियर है, समझ में आया ना। 90 दिन खत्म सूट ऑटोमेटिकली अबेट, और वहां पे कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। अगर आप 121 में पढ़ेंगे तो जो बच्चे, क्या होता क्या है ना कि हर जगह कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, लेकिन अबेटमेंट में कोर्ट का ऑर्डर नहीं चाहिए। 90 दिन खत्म हो जाएंगे जैसे ही ऑटोमेटिकली सूट अबेट हो जाएगा। कहां तक लिखा है, यदि पक्षकार द्वारा 90 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है, लिखवाया क्या मैंने ये, तो स्वयं ही उपशमित हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अबेट का मतलब क्या होता है ये भी सुनिए एक बार। खत्म, अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब होता है कि कोई चीज समाप्त हो गई, या फिर आप समझ लो, एक याद है मैंने एक चीज बताई थी आपको इशारे में, स्टेटस को एंटी, मतलब जो चीज मूल अवस्था में बनी हुई है वो चीज सेम टू सेम वो क्यों रह जाएगी। अबेट उपशमन मतलब क्या, जो जैसा है वैसा का वैसे रह जाएगा। जिस पार्टी ने इतने एविडेंस दिए तो उतने के उतने एविडेंस पड़े के पड़े रह जाएंगे। जो चीज उतनी की उतनी होती, मतलब जो चीज जिस दिन अबेट हो जाएगा उस दिन से मतलब एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टेटस को। जो जैसा है वैसा का वैसा ही। अरे सर हम इंजंक्शन देते हैं ना, कोर्ट ने स्टे दे दिया, स्टे का मतलब क्या होता है, स्टेटस को। अबेटमेंट का मतलब भी क्या है यहाँ पे, जो जैसा है वैसा का वैसे रह जाएगा बस। जिसने जो एविडेंस दिए, जितने एविडेंस लिए, वो वही वहीं पे प्रोसीडिंग रुक गई सारी। टेक्निकली जैसे ही प्रोसीडिंग रुक जाएगी दूसरी पार्टी तो फ्री हो जाएगी ना सर। अरे प्रतिवादी तो फ्री है, फिर उसको क्या, उसको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। कहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड वाले कॉलम में। अंडर द सेम अंडर द सेम कोड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड अबेट, सीपीसी की बात कर रहे हैं। कोड का मतलब क्या है वहां पे, सीपीसी। भाई उसी कोड में जाओ जहां पे अबेटमेंट हुआ है ना, उसी कोड में जाके पिटिशन लगानी है सेट असाइड अबेटमेंट की। ये बात समझ में आई। देखिए इसलिए इन लोगों ने सवाल पूछा है आरजेस वालों ने, समझ में आई बात। तो तुम आरजेस का माइंडसेट समझिए कि वो चीज जो कि थोड़ी सबसे अलग है, तो जो जो चीज कॉमन है वो चीज कैसे आएगी फिर, बात समझ में आ रही है। जो चीज अलग है, बाकी चीजों में ऑर्डर मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप निकालिए वाला लिमिटेशन का डायरेक्ट 122 देखिए, द डेट ऑफ डिसमिसल। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। 124 देखिए, द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर, दिख रहा है आपको। 126 देखिए, द डेट ऑफ डिक्री। 127 देखिए, द डेट ऑफ सेल, दिख रहा है आपको। कोर्ट, आप 123 देखिए, द डेट ऑफ डिक्री, दिख रही है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ अलग चीज है। बाकी हर जगह डेट ऑफ डिक्री, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिस दिन उसने किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस दिन अबेटमेंट हुआ है। होता कैसे, ऑटोमेटिकली 90 डेज खत्म, अबेटमेंट चालू। देयर इज नो फर्दर ऑर्डर रिक्वायर्ड। कोर्ट के पास कहाँ टाइम है, पार्टी आती तो ठीक है, नहीं आती तो वो अबेटमेंट पड़ा रहेगा। कितने सारे केसेस पड़े होंगे अबेटमेंट में, सोचो एक बार।
जाओगे ना कोर्ट में कभी तो ऐसे अपने उसको बोल देना पियोन को कि जितने भी केस अबेट हो चुके हैं सबको ले आओ, आज सबका केक काटा जाएगा। जज बनने के बाद क्या करोगे, एक कोर्ट में कितने सारे केसेस अबेट होके पड़े हैं, सबको बुला लो एक बार, सारे रिकॉर्ड रूम से फाइल मंगवा लो कि इनमें इनमें कोई कुछ आया क्यों नहीं, इनमें कोई कुछ आया क्यों नहीं, कहाँ चले गए वो लोग, चिट्ठी ना कोई संदेश, फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एड क्यों नहीं हुए। सोचो कोर्ट को अगर ऑर्डर देना पड़ता तो कोर्ट कितना समय जाता। कितनी बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है। लिखिए इसमें अब थोड़ा सा ना, एक बार ऑर्डर 22 रूल 9 लिखा लो, फिर मैं ऑर्डर 22 रूल 9 को लिखवा देता हूँ। ऑर्डर 22 रूल 9 देखिए एक बार, ऑर्डर 22 रूल 9। क्या लिखा है ऑर्डर 22 रूल 9 में, नया सूट फाइल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो लिखा होगा ना, मेरे सूट अबेट्स और इट डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द कोज ऑफ एक्शन, सेम कोज ऑफ एक्शन। सर नया सूट तो आएगा नहीं सर, रेस जुडिकेटा में कोज ऑफ एक्शन है क्या, रेस जुडिकेटा एलिमेंट में कोज ऑफ एक्शन है क्या, वाद हेतु क्या रेस जुडिकेटा में नहीं है, वहां तो सब्जेक्ट मैटर वगैरह सब है। कोज ऑफ एक्शन कहां पे, ऑर्डर 2 रूल 2 हाई। इस बार आरजेस का मेंस का सवाल, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो मैंने पढ़ लिया एक्सप्रेशन 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और ऑर्डर 2 रूल 2 में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहाँ कोज ऑफ एक्शन नहीं है, वहां पे कोज ऑफ एक्शन के ऊपर है और वहां पे रिलीफ के ऊपर है, वहां रिलीफ मांगा गया है। आपको रिलीफ मांगनी तो एक साथ मांगो, थोड़ी ना बार बार रिलीफ मांगोगे। और यही सवाल प्री में भी आया है सेक्शन 21 एसआरए, अरे पढ़ोगे ना तब सब हो जाएगा याद, आया ना। ऐसा क्या सवाल पूछ लेगा हमसे जो हमें नहीं आएगा। आज भैया आरएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, जो गांव में भेरू जी का मेला कहाँ भरता है बताओ, ये थोड़ी पूछेगा आपसे, लो ही पूछेगा ना, पूछ लेगा लो। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, मेंस में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स दिखानी है, और इंटरव्यू की तैयारी क्लासेस में हो ही रही है, और क्या। थोड़ा सा सीरियस होकर करेंगे तो निकल जाएगा। एक बार ये भी पढ़ लीजिए, जो ऑर्डर 22 रूल 9 में ना, रूल 9 उसका थर्ड क्लोज पढ़िए, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 शेल अप्लाई, मतलब समझ रहे हो तुम, भैया नया सूट तो फाइल नहीं कर पाएगी पार्टी। मान लीजिए कल को गांव से आता है सी, इसका एक बेटा होता है ए का, वो कौन है, सी। अब सी कहता है क्या केस चल रहा था 3 साल पहले मेरे को नहीं पता, मैं जाऊंगा कोर्ट, कहां जाऊंगा मैं, और मैं कोर्ट जाऊंगा और बी के खिलाफ एक फ्रेश सूट फाइल करूंगा। तो ये प्रोविजन इसको रोक रहा है, ये प्रोविजन कह रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, तू कहां चला जा, सेक्शन 5 में जा और एप्लीकेशन लगा दे डिले कॉन्डोनेशन की। ये बात उसने वहां पे लिखी हुई है कि वो जो प्रोविजन लगेगा उसमें आप जी लिमिटेशन के सेक्शन अप्लाई, पूरी रामायण हो गई, अब लिमिटेशन सेक्शन अप्लाई होंगे। अब तो भैया पूरा वापस आने वाले लंका धन करके, हाँ लिमिटेशन के सेक्शन, सेक्शन 5 लगा दो लिमिटेशन की सेक्शन। सेक्शन 5 क्या होता है जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, लिमिटेशन सेक्शन 5 ऐसे कहता है कि अगर कभी भी आपका टाइम पीरियड जा चुका है तो आप क्या कर सकते हो, अपील या एप्लीकेशन में सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाओगे और वापस आ जाएगा, कोर्ट माफ कर देगी आपको टाइम को। बस कोई आपके पास कोई कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं कर पाए आप 3 साल तक। बता दोगे आप भाई फॉरेन गए हुए थे, बता दिया आपने फॉरेन गए हुए थे, मैं यहाँ था ही नहीं, या मैं किसी दूसरे शहर में कमाने गया हुआ था, नहीं पता था, तो कोर्ट अलाउ कर देता है। जो जो केस था ना जो सस्पेंडेड एनिमेशन में था, जो क्या लिखा है शब्द में, स्थगन सजीवता, स्थगन सजीवता में जो था वो केस वापस से रिवाइव हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा, रिवाइव, वापस से वो जिंदा हो जाएगा केस, और क्या। गड़े मुर्दे तो उखड़ते नहीं उखड़ते, लेकिन केस जो गड़ जाता है वो उसको उखाड़ ले जाता है सेक्शन 5 में, देखा है ना कि सेक्शन 5 लागू होगा। चलो यार बहुत अच्छा, वो तो यार इतने समझदार बच्चे, इतने दिनों बाद सीपीसी पढ़ रहे हो, सब जवाब आ रहे हैं, ऐसे दिल खुश कर देते तो मेरा सीपीसी, मैं सीपीसी फेवरेट होता जा रहा है दिन ब दिन, मुझे लग रहा है ऐसे। हाँ ऐसा है क्या, सब सारे सब के सब सिविल के वकील बनेंगे या सिविल के जज। सिविल आसान है देखा जाए तो, सिविल इज, देखिए सीपीसी इज वेरी इजी सब्जेक्ट,
इस बार आरजेएस में 15-16 प्री में सवाल पूछ ली सिविल के, आरजेएस का पेपर था ना इस बार, 15-16 सवाल तो सिर्फ सिविल के थे, अब वो सीपीसी के, और जिसने सीपीसी अच्छे से पढ़ा हुआ है उसने क्या झंडे गाड़े हुए हैं। तो प्लस हमारे साथ लिमिटेशन क्या थी ना कि सीपीसी ऐसा होता नहीं है एकदम से, उसके लिए समय देना पड़ता है। मैं सोचूं सीपीसी तुमको 10, 15, 20, 25 क्लासेस में खत्म कर दूं, नहीं हो पाएगा ना, तो दोस्त समझ पाओगे ना। मैं और लिखिए इसमें, whenever a suit abates due to the death of the party, जहां कहीं भी किसी वाद को, जहां कहीं भी किसी वाद का उपशमन हो जाता है, जहां कहीं भी किसी वाद का उपशमन हो जाता है पक्षकार की मृत्यु के कारण, जहां कहीं भी किसी वाद का उपशमन हो जाता है पक्षकार की मृत्यु के कारण, whenever a suit abates due to the death of the party and there is non substitution of legal representative, and there is non substitution of legal representative, and there is non substitution of legal representative, और किसी विधिक प्रतिनिधि का, और किसी विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापना भी नहीं की जाती है तो, प्रतिस्थापना भी नहीं की जाती है तो, नहीं की जाती है तो उस वाद को हम, तो उस वाद को हम न्यायालय द्वारा सुना गया, उस वाद को हम न्यायालय द्वारा सुना गया या अभिनिश्चित किया गया, अभिनिश्चित किया गया नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। then it will not, then it will not said to be, then it will not said to be, then it will not said to be that the suit has been, then it will not said to be that the suit has been heard and finally decided, then it will not said to be the suit has been heard and finally decided. Here the suit is abated, here the suit is abated, यहाँ वाद का उपशमन होना, यहाँ वाद का उपशमन होना तकनीकी आधार पर हुआ है। Here the suit is abatement, here the suit of, here the suit is लिखा है, here the suit is abatement, अब हाँ abated करना, abatement मत करना। Here the suit is abated due to the technical reasons, due to the technical reasons, तकनीकी आधार पर हुआ है, न कि गुणागुण पर, न कि गुणागुण पर, एंड नॉट ऑन मेरिट्स, एंड नॉट ऑन मेरिट्स, एंड नॉट ऑन मेरिट्स। हियर, हियर रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। हियर रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। हियर रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई, rather the principle of estoppel, rather the principle of estoppel would apply here, rather the principle of estoppel would apply here as per order 22 rule 9, as per order 22 rule 9। यहाँ विबंध का सिद्धांत लागू होगा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत। Here the rule of estoppel would apply as per order 22 rule 9, आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत। और हिंदी में लिखिए, और नया वाद लाना वर्जित होगा, और नया वाद लाना वर्जित होगा। एंड द फ्रेश सूट इज बार्ड बाय, एंड द फ्रेश सूट इज बार्ड, एंड द फ्रेश सूट इज बार्ड, और नया वाद लाना वर्जित होगा, और नया वाद लाना वर्जित होगा। तो सीपीसी धीरे धीरे समझ में आई गई होगी ना क्या में क्या समझ रहे हैं। वो 5 एलिमेंट्स देखिए आप, ये हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं था ना, कंसेंट, कॉम्प्रोमाइज और ना अबेटमेंट, ये था क्या? यहाँ पे अबेट हुई है कोई भी डिग्री तो क्या हुई है? जो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं है, जो मेरिट्स पे नहीं सुनी गई न्यायालय द्वारा, उसको कैसे आप रोकोगे? समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है? हम आगे एक और टॉपिक लिखिए, कैन रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई अपॉन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। क्या मध्यस्थम की कार्रवाई पे, क्या मध्यस्थता की कार्रवाई पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा? क्या मध्यस्थता की कार्रवाई पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा? कैन रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई अपॉन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग।
अरे आर्बिट्रेशन देखिए, मान लीजिए ए और बी एक आर्बिट्रेशन में चले गए। कहाँ चले गए? अब जैसे आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले ही समझिए। मध्यस्थता की कार्रवाई क्या होती है? आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है। कौन होता है? आर्बिट्रेटर, मध्यस्थम। एक आदमी होता है वो, मान लीजिए सी था इनका आर्बिट्रेटर। भैया दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है ना इसको। अरे दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, अब ये जो फैसला देगा वो सब सही होगा ना। कल को मान लीजिए इनके बीच में फेल हो गई और ये चाहते हैं कि अब डी सुने हमारे मैटर को, लेकिन बी कह रहा है कि भाई रेस जुडिकेटा लग गया है। तो रेस जुडिकेटा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या लगेगा? स्टॉपल। क्योंकि पार्टीज अपनी इच्छा से गई ना। स्टॉपल मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बात कोई बात बोल दी तो आप उसे फिर पीछे नहीं हट सकते। सिंपल टर्म में समझो, तुमने ये कहा था, तुम एग्री थे सी के लिए, तो हाँ सी ने फैसला दे दिया। अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं डी से करेंगे। लिखिए इसमें सेक्शन 11 विल नॉट अप्लाई। हेलो, बस बढ़िया हूँ मैं। आ जाना, कोचिंग में हूँ मैं। आ जाइएगा। जी जी ठीक है। लिखिए इसमें सेक्शन 11 विल नॉट अप्लाई। धारा 11 लागू नहीं होगी, परंतु बट द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड अप्लाई हियर। बट द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड अप्लाई हियर। बट द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड अप्लाई हियर। परंतु विबंध का सिद्धांत लागू होगा। परंतु विबंध का सिद्धांत लागू होगा। लिखिए will res judicata would apply upon non speaking judgments। will res judicata would apply upon non speaking judgments। will res judicata would apply upon non speaking judgments। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत अलग से क्वेश्चन बना के लिखना है, अलग से लिखना है। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत उन निर्णयों पर भी लागू होगा, उन निर्णयों पर भी लागू होगा, उन निर्णयों पर भी लागू होगा जिनके अंतर्गत कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं। जिनके अंदर कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं। जिनके अंतर्गत कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं। अब तो हिंदी में कितना बड़ा हो गया ये, और हिंदी में सिर्फ एक लाइन लिखवाई, नॉन स्पीकिंग जजमेंट्स। तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चीजों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना आसान नहीं होता है। उनको थोड़ा लंबे शब्द में लिखवाना पड़ता है। क्या लिखवाया मैंने हिंदी में? उन निर्णयों पर भी लागू होगा जिनमें कोई कारण अभिलिखित नहीं किया है। जैसे देखो सर, ऐसा है, फिर से एक मेंस की बात करता हूँ। जजमेंट राइटिंग जो भी आप करेंगे ना, कभी भी करेंगे आप लोग, मेंस जब भी लिखेंगे तो हमेशा रीजंस दीजिए कि ऐसा क्यों। रीजंस देना मैंडेटरी है। नॉन स्पीकिंग मतलब होता है विदाउट रिकॉर्डेड रीजन। नॉन स्पीकिंग लिख लीजिए एक बार हिंदी में। हिंदी में तो मैंने लिखवा दिया, इंग्लिश में लिखिए। नॉन स्पीकिंग मीन्स no reasons have been recorded, no reasons have been recorded by the court, no reasons have been recorded by the court while judgment, no reasons have been recorded by the court while judgment।
मतलब बिना जजमेंट, बिना किसी कारण के न्यायालय ने जजमेंट तो दे दिया, बस उसमें रीजन ही नहीं है, ये किस कारण पे दिया है। देखिए एक मैक्सिम है, इस मैक्सिम को मैं एक बार देख लेता हूं, मेरे को थोड़ा सा सेसाट है रेशनल है, जिसमें आपको उसको पूरा लिखा देता हूँ। सेसेट एक मैक्सिम है, कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है ना। सेसांटे रेशनल लेजिस सेसेट लेस इप्सा। लिखिए मैक्सिम। लिख लो मैक्सिम, लिखो। इसका मतलब लिखिए, when the reason for law ceases, when the reason for law is ceases, when the reason for law ceases, comma, when the reason for law ceases, comma, the law itself ceases, the law itself ceases, the law itself ceases। जब किसी कानून का कारण समाप्त हो जाता है, जब किसी कानून का कारण समाप्त हो जाता है, जब किसी कानून का कारण समाप्त हो जाता है, जब किसी कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो वह कानून भी स्वयं समाप्त हो जाता है, तो वह कानून भी, तो वह कानून भी स्वयं समाप्त हो जाता है, तो वह कानून भी स्वयं समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? लिखिए इसमें, इन केस ऑफ नॉन स्पीकिंग जजमेंट ऑर्डर डिक्री, इन केस ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जजमेंट डिक्री, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी आदेश, निर्णय या डिक्री बिना किसी कारण के अभिलिखित किए गए हैं, जहां कहीं भी आदेश, निर्णय या डिक्री, जहां कहीं भी आदेश, निर्णय या डिक्री बिना किसी कारण के अभिलिखित किए गए हैं, जहां कहीं भी आदेश, निर्णय या डिक्री बिना किसी कारण के अभिलिखित किए गए हैं, तो वहां न तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, तो वहां न तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, और न ही विबंध, और नहीं विबंध, और नहीं विबंध, और नहीं विबंध, और नहीं विबंध। Wherever there is a non-speaking order in order judgment and decree, then neither res judicata would apply nor estoppel would apply, neither res judicata would apply nor estoppel would apply। ठीक है ना सर, रीजंस होने चाहिए तभी। अभी बच्चे कहते हैं कि सर मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग में मार्क्स नहीं आ रहे, भाई रीजंस नहीं लिख रहे उसलिए नहीं आ रहे। तुम कल को मेंस लिखोगे आरजेएस का, तो वहां पे रीजंस लिखने हैं, ठीक है ना। तो आप कारण नहीं लिखेंगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बच्चा क्या करता है ना, फैक्ट्स को लिखने में 2-2 3 बार लिखने में वही टाइम खराब कर देता है। लिखना क्या है, रीजंस, कारण लिखिए। अरे भैया जो फैक्ट दिए हुए हैं, अब क्या बच्चा बच्चा किसी जो फोकस करता है जो आसान होता है, जैसे द फैक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन आर, द फैक्ट्स ऑफ प्लेंटिफ हियर आर, उन्हीं को रिपीट करता है। जो सवाल में दिया हुआ है तो उसको रिपीट क्यों कर रहा है भाई? ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि तो सवाल में दिया हुआ है। सही बात है नहीं है? बच्चा क्या करता है, वो फैक्ट्स को रिपीट करने में ज्यादा टाइम खराब कर देता है अपना, 10 मिनट रिपीट करने में लगा दिया उसने, अब फिर रीजंस में कहां टाइम देगा? सब सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मेन सान तो फिर सब सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और चलें क्लास, बताओ।
लिखिए, कैन एक्स पार्टी डिक्री अप्लाइज ऑन रेजुडिकेटा। क्या एक पक्षीय डिक्री, क्या एक पक्षीय डिक्री, क्या एक पक्षीय डिक्री पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा? क्या एक पक्षीय डिक्री पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा? पूर्व न्याय भी कहते हैं, प्रांग न्याय भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। चलो सवाल कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे से, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है।